नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हिसाब किताब के 10वें एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं चुनावी बॉन्ड के ऊपर। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी। उसके बाद राजनीतिक गलियारों के साथ साथ कॉरपोरेट जगत में भी इस बात को लेकर हड़कंप मच गया। लेकिन आखिर ये चुनावी बॉन्ड है क्या? कॉर्पोरेट जगत में हड़कंप क्यों मच रहा है? जानेंगे इन्हीं सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। और इस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तक चैनल्स के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी, लेकिन कॉर्पोरेट जगत में हड़कंप क्यों मच रहा है सर? नहीं, देखिए, कॉर्पोरेट जगत में जो हड़कंप मच रहा है या जो सोशल मीडिया पर मीम बन रहे हैं अलग अलग तरह के, वो इसलिए बन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तो चुनावी बॉन्ड पे रोक लगा दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड पे रोक लगा दी, लेकिन उसके साथ साथ एक और आदेश दिया है कि पिछले लगभग 6 सालों में जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड जिसने भी खरीदे हैं और खरीद के उसने पॉलिटिकल पार्टीज को जो चंदा दिया है, उसकी लिस्ट स्टेट बैंक अकेला बैंक है जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड बेचता था। तो ये चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों की जो लिस्ट है वो उसको चुनाव आयोग को देना है अगले 4 हफ्ते में, और उसके हफ्ते भर के अंदर चुनाव आयोग को अपने वेबसाइट पर ये लिस्ट लगा देनी है। तो यानी पूरे देश को अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस अपने आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई, यानी या तो सरकार ने कोई कानून ले आई, अध्यादेश ले आई, तो अब बात अलग है, उसकी संभावना बराबर नहीं के बराबर है मैं ये कहूँगा। और दूसरा ये कि कोई जनहित याचिका लगा दे कि भाई मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए इस लिस्ट को अभी सार्वजनिक ना किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 15 मार्च तक अनुमान ये है कि ये जो लिस्ट है, जो चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों की जो लिस्ट है, और बॉन्ड व्यक्ति भी खरीद सकते हैं, कंपनियां भी खरीद सकती है, तो ये लिस्ट पब्लिक हो जाएगी और ये देश को पता चल जाएगा कि किसने किस पार्टी को चंदा दिया है। मतलब सर, वो पूरी पोल पट्टी जनता के सामने आ जाएगी, किस कॉर्पोरेट कंपनी ने या फिर किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। लेकिन सर, सवाल अब भी ये है कि, और मुझे पूरा विश्वास है कि दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि आखिर ये चुनावी बॉन्ड है क्या? नहीं, तो देखिए, चुनावी बॉन्ड एक नई तरह की का बॉन्ड है जो कि सरकार ने 2017 में इसको पास किया। 2018 से ये बाजार में आ गया, बाजार में मतलब ये बिकने लग गया। तो सरकार ने एक स्कीम बनाई कि भाई जो चुनावी फंडिंग है उसमें पारदर्शिता का अभाव है या पता नहीं होता कि किसने दिया, कंपनियां डरती हैं चंदा देने से कि भाई उन पर कोई एक्शन हो जाएगा। तो एक तरीका ये निकाला गया 2018 से कि चुनावी बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकेले बेचेगी, और वो चुनाव से पहले ही बेचेगी। कुछ एक विंडो ओपन की जाती है 15 दिन चुनाव से पहले। हाँ, मतलब चुनाव से पहले वो इतने समय के लिए ये आप बॉन्ड बेच सकते हैं। स्टेट बैंक भी, और देश भर में भी उसकी शाखाओं में नहीं बिकता, वो चुनिंदा शाखाओं में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये बॉन्ड जारी करती थी। स्टेट बैंक ने जब ये बॉन्ड जारी कर दिया तो कोई भी व्यक्ति या कंपनी जाके, उसके अलग अलग डिनोमिनेशन होते थे कि भाई 10,000, 1 लाख, 10 लाख, अलग अलग करोड़ तक वो बॉन्ड जो है वो खरीद सकते थे। मान लीजिए मैं या आप भी जाकर उसको हम खरीद सकते थे, और फिर हमें जिस भी पार्टी को चंदा देना है उतना चंदा हम उस पार्टी को, या वही वाले हमने अगर 10 बॉन्ड खरीद लिए 1 लाख के, तो हम 10 लोगों को अलग अलग दे सकते हैं, पर वो बॉन्ड हम पार्टी को जाकर डोनेट कर सकते हैं। तो इसमें सरकार का तर्क ये था कि इससे ये पता नहीं चलेगा कि भाई किसने चंदा दिया, और फिर भी ये सारा कुछ होगा, ये बैंकिंग चैनल से होगा, एक तरह से व्हाइट का कारोबार होगा। तो ये स्कीम ये थी कि भाई पार्टी को दे दिया। पार्टी को ये था कि वो चुनाव आयोग को उसको ये बताना पड़ेगा कि उसके पोल बॉन्ड से कितने पैसे मिले, या उसको इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड से कितने पैसे मिले हैं। लेकिन चुनाव आयोग को उसको ये बताने की जरूरत नहीं कि किसने दिया, एनोनिमस जो मतलब जो, लेकिन पार्टी को तो ये पता ही होगा अगर उसको कोई लाके दे रहा है बॉन्ड। तो ये बात जो है कि भाई ये पैसे देने वाले की जो पहचान है ये गुप्त रहेगी, और सरकार का ये कहना था कि लोगों के अंदर डर है चुनावी चंदा देने में, इसलिए हमने ये स्कीम लाई है। और पिछले 6 सालों में श्रेया इस तरह से करीब 16,000 करोड़ रुपए अलग अलग पार्टियों को मिले हैं। ये अब तक का आंकड़ा है। ये चुनावी बॉन्ड क्या है, इस सवाल का जवाब है। ठीक है सर, आपने हालांकि एक लाइन में बताया भी कि सरकार को ये कदम क्यों उठाना पड़ा, लेकिन मैं चाहती हूँ सर और डिटेल में आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि सरकार को आखिर इस पे रोक क्यों लगानी पड़ी, इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक क्यों लगानी पड़ी? नहीं, रोक सरकार ने नहीं लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जनहित याचिका लगी हुई थी, और एक पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, सीपीएम जो है, उसने तो इस जरिए से कोई पैसे भी नहीं लिए। बाकी पार्टियों ने तो पैसे भी लेती रहे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने पैसे भी नहीं लिए। तो इसके खिलाफ में अलग अलग
जनहित याचिकाएं लगी थी कि इसको रोका जाए। तो रोकने के पीछे दलील यही थी कि भाई इसमें दो बातें एक तो होती है। एक ये थी कि देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भले ही एक ऑटोनोमस कंपनी है, अलग बॉडी है, लेकिन है तो वो सरकार की ही, भारत सरकार ही उसका मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। तो एक दलील इसके विपक्ष में ये दी जा रही थी कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तो पता है कि किसने खरीदा और किसको वो उसने पैसा दिया है, क्योंकि बाद में वही जो पार्टी है उसको जाके भुनाने के लिए भी बैंक में जाना पड़ता था। तो स्टेट बैंक के पास ये दोनों जानकारी, ये खरीदने वाले का भी और किसके पास वो गया भी। तो ये एक दलील ये दी गई कि भाई इससे सरकार को तो पता चल जाएगा कि किसने कितना चंदा दिया है, किसने कितना चंदा किसको दिया, किस पार्टी को दिया है, ये सरकार को पता चल सकता है। हालांकि ये एक अनुमान ही लगा सकते हैं, कयास ही लगा सकते हैं, क्योंकि ये दलील है कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो एक अलग कंपनी है, मतलब एक सरकार से भले शेयर होल्डर, लेकिन वो अलग अलग है। तो ये एक इसके खिलाफ में एक दलील दी जाती थी। दूसरी जो बात ये थी, इससे भी बड़ी बात ये थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक लगाई है सर, उसका ये कहना था कि भाई जनता को तो ये पता चलना चाहिए कि किसने पैसे दिए। जो मैं अगर वोट देने हम जब और आप जब जाते हैं तो हमको ये जानकारी तो होना चाहिए कि भाई इस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को या बीजेपी को या समाजवादी पार्टी को या बसपा को पैसे किसने दिए चुनावी बॉन्ड के जरिए, ये पता तो चले। जब ये बात हमको पता ही नहीं है कि किस कंपनी ने उसको पैसे दिए हैं, तो हमने तो वोट दे दिया। बाद में अगर कोई इनके बीच में सौदेबाजी हो गई, कोई डील हो गई दोनों पार्टियों में और कंपनियों में, उसके हिसाब से पॉलिसी बदल गई, तो इसलिए ये पारदर्शिता की जरूरत है। सबको ये पता चलना चाहिए कि भाई किस कंपनी ने पैसे दिए और किसको दिए, ताकि आप और हम सचेत रहे। चुनाव के बाद हमको पता चले कि अगर पॉलिसी में कोई फेरबदल हो रहा है, इस कंपनी को कोई फायदा पहुंचाया जा रहा है, तो ये जानकारी जब सार्वजनिक रहेगी तो सरकार पर या उन पार्टियों पर भी दबाव रहेगा कि अगर कोई लेन देन वो कर रहे हैं तो वो डरेंगे वो करने से। तो ये इसके पीछे की मंशा यही है कि लोगों को पता चलना चाहिए वोट देने। जैसे हम मान लीजिए, एक बात और मैं कहता हूँ श्रेया, हर चीज के लिए केवाईसी है, कि भाई नो योर कस्टमर, लेकिन जो नो योर नेता है या नो योर पॉलिटिकल पार्टी है, तो उनको पैसा कौन दे रहा है ये तो आपको पता नहीं है। सरकार या बैंक आपसे तो हर तरह की जानकारी ले लेती है, लेकिन जब आप वोट देने जा रहे हो तो आपको ये पता ही नहीं है कि भाई ये पैसे इसको किसने दिए और वो कंपनी को बाद में कोई फायदा पहुंचाया गया या नहीं पहुंचाया गया। यही तो सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। तो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी की कमी के कारण सुप्रीम कोर्ट को इस पे रोक लगानी पड़ी। लेकिन सर 2013 में यूपीए चुनावी ट्रस्ट स्कीम से अगर आप चुनावी बॉन्ड को कंपेयर करें तो इसमें फर्क क्या है? नहीं तो देखिए, एक तो पहली बात ये समझ लीजिए कि कंपनियों से पैसे तो कंपनियों के पास ही है देने के लिए, पार्टियों के लिए, तो वो चाहे ब्लैक में दे या व्हाइट में दे। तो ये भारत में एक पुरानी बहस या बल्कि पूरी दुनिया भर में चलती रही है। तो हमारे देश में भी शुरुआत में अनुमति दी गई थी कॉर्पोरेट्स कंपनियों को कि भाई अपने प्रॉफिट का अमुक प्रतिशत वो पॉलिटिकल पार्टी को 5% वो चंदा दे सकते हैं। तो वो इंदिरा गांधी की जब सरकार बनी तो उन्होंने कहा नहीं, इससे तो भ्रष्टाचार होगा, कंपनियां जो है वो सरकार को प्रभावित कर सकती है। तो 1969 में इस पर रोक लगा दी गई कि भाई ये बंद कर दो। तो ये कंपनियां जो चंदा देती थी वो बंद हो गया। फिर राजीव गांधी ने 1985 में कहा कि नहीं जी, आप अपने अगर मुनाफा बनाते तो अमुक, जैसे मैंने कहा ना 5% आपने कहा, वो आप चंदा राजनीतिक पार्टियों को दे सकते हो। वो आप चेक से दे सकते हो, आप ड्राफ्ट दे सकते हो, कैश में दे सकते हो, आपको सिर्फ डिक्लेयर करना होता है। तो अभी भी श्रेया उस पर कोई रोक नहीं है। अगर कोई पार्टी जो मुनाफा बना रही है वो सीधे अगर वो देना चाहे चेक से या और किसी तरीके से, लेकिन वो जैसे ही चेक से देगी तो एक उसको डिक्लेयर करना पड़ता है और ये पता चल जाता है कि भाई अमुक आदमी ने ये चेक दिया है। वही चेक की जगह पोल बॉन्ड से दिया तो ये पता ही नहीं चलेगा कि किस कंपनी दे दिया है। तो पहले भी कोई कॉर्पोरेट फंडिंग पर कोई रोक नहीं थी, पर कंपनियां डायरेक्टली जब किसी पार्टी को देती है तो उसको डर लगता है कि मान लीजिए ये पार्टी चुनाव नहीं जीती, दूसरी पार्टी जीत गई, तो मेरे पर बदले की कार्रवाई कर सकती है। तो इसलिए यूपीए मतलब जो कांग्रेस की सरकार थी 2013 में, इन्होंने एक चुनावी ट्रस्ट की योजना लाई। तो वो चुनावी ट्रस्ट का आइडिया ये था कि भाई एक ट्रस्ट बने, उस ट्रस्ट में जो भी व्यक्ति चाहे या कंपनियां चाहे वो इसमें चंदा दे सकते हैं। और वो फिर ट्रस्ट जो है वो अपनी मतलब उसके पास जो भी फॉर्मूला है, वोट किसको कितने मिले या जिस भी आधार पे वो फॉर्मूला बना करके वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो ये एक अच्छी स्कीम थी कि भाई इसमें एक कंपनी पर भी नाम नहीं आता, क्योंकि एक ट्रस्ट में 10 कंपनियों भी चंदा दे सकती थी। तो ये कंपनी अभी भी जारी है 2013 से लेके अब तक, लेकिन इसमें सिर्फ 2,500 करोड़ रुपया है। अब आप ये समझिए कि पोल बॉन्ड से या चुनावी बॉन्ड से 16,000 करोड़ रुपया आए 6 साल में, और 10 साल में इसमें सिर्फ आए 2,500 करोड़। और जो 2,500 करोड़ भी आए उसमें जो भारतीय मित्तल ग्रुप है एयरटेल वाला, उसने एक प्रूडेंट ट्रस्ट बनाया है।
तो प्रूडेंट ट्रस्ट जो है उसने ही जो 2,500 करोड़ का भी जो 88% है, मतलब उसका भी लगभग 2,000 करोड़ रुपया उसी एक ट्रस्ट से आया है। तो ऐसे कहने के लिए तो 18 ट्रस्ट है, लेकिन उसका भी जो अगर वो प्रूडेंट ट्रस्ट को आप हटा दीजिए तो और किसी ने कोई खासा योगदान दिया नहीं है। तो कुल मिला के ये जो ट्रस्ट वाली स्कीम तो अच्छी थी, लेकिन पोल बॉन्ड की जो स्कीम आने के बाद, चुनावी बॉन्ड की स्कीम आने के बाद और वो हल्की पड़ गई। तो ये दो ऑप्शन थे, एक 3 ऑप्शन थे बल्कि, अगर कंपनी सीधे चंदा दे दे, एक ट्रस्ट के जरिए दे दे और एक जो है चुनावी बॉन्ड के जरिए दे दे। तो जो बॉन्ड के जरिए वाली जो ऑप्शन था वो अब बंद हो गया है। अब भी 2 ऑप्शन बने हुए हैं, ट्रस्ट वाला और डायरेक्ट चंदा देने वाला। जी सर, लेकिन सर अब इलेक्शंस नजदीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग चाहिए होगी इलेक्शन लड़ने के लिए, तो अब क्या रास्ता निकल के आएगा सर? देखिए, रास्ता पहले भी उसको कहना चाहिए कि वो पता सबको है, लेकिन कोई कहता नहीं है कि वो बात ये थी कि वो कैश में डोनेशंस लेते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी सुनवाई चल रही थी तो जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, इन्होंने ये दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई ये ट्रांसपेरेंसी का अभाव है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब हमको पता नहीं, जनता को पता नहीं चल रहा है कि किसने पोल बॉन्ड खरीदा और किसको दिया। तो उन्होंने 2004 से 2014 तक का जो एडीआर का डेटा पेश किया था और उन्होंने ये कहा था कि अगर ये डेटा क्या कहता है, ये डेटा ये कहता है तब न वो ट्रस्ट वाली स्कीम थी और तब न जो है पोल बॉन्ड वाली स्कीम थी। तो उस समय जो भी इन्होंने अपनी जानकारी सार्वजनिक की है सारी पार्टियों ने 2004 से 14 के बीच में, तो उसमें क्या निकल के आया कि अगर किसी भी पार्टी को 100 रुपया मिल रहे हैं तो उसमें से 69 रुपीज वो जो है अज्ञात या अननोन सोर्सेस से आते हैं, मतलब उसका पता ही नहीं होता था। ठीक है, तो तुषार मेहता की दलील ये थी कि भाई पहले भी जो है वो 69%, अगर 100 रुपये में से 70 रुपये आपको पता ही नहीं है, 69 रुपये जो भी थे कि कौन दे रहा है, तो अभी भी लगभग जब 2021-22 का भी आंकड़ा देखते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज को जो अननोन सोर्सेस से चंदा आ रहा है वो 66% पर है। मतलब 100 रुपये में से 66 रुपये उनके जो है वो अभी भी पता नहीं है कि वो कैसे आते हैं। फिर उन्होंने एक उदाहरण पेश किया था। देखिए, इसमें एक और बात जो शायद दर्शकों को ना पता हो कि अगर 20,000 रुपये से कम चंदा किसी ने दिया है तो वो पार्टियों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। जी सर। लेकिन 20,000 रुपये से ऊपर अगर चंदा दिया है तो उसको घोषणा करनी पड़ती है। तो उन्होंने एक बताया था कि भाई मान लीजिए अगर 1 करोड़ रुपया का किसी ने कैश में चंदा ले लिया और उसने ये कह दिया कि भाई मुझे 19,000 करके मैंने कूपन बेच दिए या मैंने रसीद काट दी, तो वो रसीदें अगर मैंने दे दी किसी के भी नाम से, तो वो क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई आपने श्रेया ने 19,000 रुपये दिए, बिलेन ने दिए, रंजीत ने दिए, जलनीश ने दिए, तो वो उस तरह से आप जो है वो अगर वो 1 करोड़ रुपया आपने लिया लेकिन आपने कह दिया कि 500-550 लोगों ने 19,000 रुपये मुझे दिए, तो ये जो जब कह रहे हैं ना कि 70 रुपया जो आता है 100 में से वो अननोन सोर्सेस से आता है, तो वो वैसे ही आता है। पार्टियां कहती हैं कि वो जो चंदा आ रहा है वो 20,000 से कम है। अब वो सचमुच में कम है या इसकी फर्जी रसीदें बना के पेश की जा रही है, ये हमको नहीं पता है। लेकिन अभी भी जो 100 में से 70 रुपया पार्टियों को मिल रहा है वो पता ही नहीं है कि कौन दे रहा है। तो चुनावी बॉन्ड हो या ना हो, ये पता लगना मतलब मुश्किल है कि कौन चंदा दे रहा है। पर आपका सवाल ये है कि अब कैसे फंडिंग होगी। तो फंडिंग के लिए अभी भी जो 2 रास्ते खुले हुए हैं श्रेया, एक कंपनियां सीधे पैसा दे, जो कि उनको डर लगेगा, वो वैसे ही अंबानी अडानी के नाम पर रोज आरोप लगाते रहते हैं कि कॉर्पोरेट की सरकार है, और ये आपसे नहीं, मतलब नेहरू जी के समय भी यही आरोप लगते थे कि भाई ये टाटा बिरला की सरकार है। तो कोई भी कॉर्पोरेट खुलकर किसी भी पार्टी को पैसा देने से हिचकती है। दूसरा जो चुनावी ट्रस्ट का रास्ता है वो बना हुआ है, और तीसरा जो रास्ता है जो था बॉन्ड वाला वो तो अभी बंद है। अगर इस पर मैंने कहा ना, अगर सरकार अध्यादेश ला दे तो बात अलग है, अदरवाइज ये रास्ता बंद है। तो वापस यही बात कही जा रही है कि भाई अब वापस जो है कैश वाली जो ब्लैक वाली जो बात चल रही है कि वो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता तो बंद कर दिया, लेकिन उसने कोई उपाय नहीं बताया कि इसका हल कैसे। तो ट्रांसपेरेंसी की कमी है ना फिर। नहीं, ट्रांसपेरेंसी की कमी नहीं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का काम भी नहीं हो सकता है, वैसे ही कह सकती है, दलील दी जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिला के ये रास्ता बंद कर दिया, लेकिन इसको ठीक कैसे करना है इसका कोई हल अभी किसी के पास नहीं है। तो जो बार बार हम कहते हैं कि जो काले धन का बोलबाला रहता है चुनाव में, वो अभी बना रहेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड को इतनी आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए विस्तार।